मदर और वाइफ के दरमियान मर्द बेचारा एक मजलूम करेक्टर। बेटे आपको कितना भी कमाते हो ना, हस्बैंड से पॉकेट मनी ज़रूर लेनी है आपने। रोमांटिक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के लिए पोइट्री कोई एक दूसरे की शान में पड़ी जाए या कुछ ऐसा हो। मैं समझती हूँ कि एक ये कह देना कि आई वॉन्ट टू सी यू, सेंड मी योर पिक्चर, कुछ लेकिन उनका कहना यह था कि जी मेरी वाइफ ने कभी मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। छोटी थी तो मैंने भी अपनी फैमिली में ऑब्ज़र्व किया कि जब वालिद साहब को गुस्सा चढ़ा हुआ होता था तो वालिदा साहिबा खामोश हो जाती थी, और जब अम्मी को कोई इसी बात पे गुस्सा होता था तो अब्बू थोड़ा सा डाउन हो जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा उसको रिफ़्रेश करेंगे, कुछ डस्ट हटाएंगे। टॉपिक है कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो रिलेशन है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या एक आइडियल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि इसमें हमें सारी खूबियों और खामियों के साथ एक दूसरे को तस्लीम करना होता है और उन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ हमें चलना होता है। तो ये है कि भी हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छा आपस में उनका दोस्ताना रवैया होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। तो बेस्ट फ्रेंड्स के लिए तो बहुत बड़ी डेफिनेशन आ जाती है कि बेस्ट फ्रेंड आपकी गलतियों में, आपकी शरारतों में भी आपका साथ देता है, आपके लिए बहुत अच्छा लिसनर होता है और आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। और मैं समझती हूँ कि वो जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि आप हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के अंदर ढूंढ रहे हैं और वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, वो जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होता। और उसकी वो जो हमारी अक्सर आप देखें कि ये चीज़ अक्सर सुनने में आती है कि जी जब भी कोई बात होती है तो पुरानी बातें निकाल के बैठ जाना, डिग करना और क्या कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो हम पुरानी बातें जो हैं वो याद दिलाते हैं और फिर वो जो है जो मौजूदा मसला होता है उसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के वो बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी हस्बैंड जो है वो हस्बैंड ही हो सकते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। वाइफ जो होती हैं वो वाइफ ही होती हैं, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि कोई मैरिज काउंसलर्स नहीं होते हैं और हमारे यहाँ कोई बताने सिखाने वाला नहीं होता है। हम मेरे ज़माने के लोग या मुझसे भी जो पुराने ज़माने के लोग होंगे, उन्होंने तो बहुत कुछ जो है वो हिट एंड ट्रायल से ही किया है कि जी रिलेशन चल पड़ा और 20-25-30 साल गुजरने के बाद पता चला ओहो हमें तो ऐसे करना चाहिए था। हस्बैंड ने वाइफ का या वाइफ ने हस्बैंड का सबके सामने कोई प्राइवेट बात ऐसी थी जो डिस्क्लोज़ कर दी, या फिर कोई मजाक ऐसा कर दिया जिससे कि उस वक़्त उसको वक्ती तौर पे कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने उस चीज़ को स्टॉप नहीं किया। तो लेटर ऑन वो चीज़ जब एक रूटीन का हिस्सा बन जाती है और वो फिर आपको बाद में वो हर्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप सच नहीं बता रहे होते अपने स्पाउस के साथ आप कुछ बातें सीक्रेट रख रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी समटाइम्स जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपके स्पाउस के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है उसके अंदर कोई ऐसी रेस नहीं होनी चाहिए। कहती हूँ ना कोई सक्सेस की कोई रेस होनी चाहिए, ना सैक्रिफाइसेस की कोई रेस होनी चाहिए। लाइक आई हैव सीन सो मैनी कपल्स जिसमें ये होता है कि जी मैंने इस घर के लिए किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। या अगर आप बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं उनके अंदर देखें कि हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक अगर काम कर रहे हैं या वाइफ सुबह से लेकर शाम तक जो है वो घर संभाल रही हैं, या समटाइम्स दोनों वर्किंग हैं तो दोनों जो हैं बाहर से काम करके आते हैं, फिर दोनों को मिलके भी घर का काम, दोनों को ही मिलके घर का काम करना चाहिए। या किसी की लक ज़्यादा साथ दे जाती है, कोई ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा होता है, किसी के घर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। उनका प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना चाहिए और मैं से निकल जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स की मेरे नज़दीक, बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी मेरे नज़दीक वजह जो होती है वो मैंने ये किया या मैं ये करता हूँ। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और हम और हमारा का टेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की जीत को, एक दूसरे की हार को, एक दूसरे की विक्ट्री को, एक दूसरे की डिफ़ीट को और एक दूसरे के लॉस को मिल के सेलिब्रेट करें, मिल के उसको एक्सेप्ट करें।
तो वो ज़्यादा बेहतर आप उस रिलेशनशिप को, ऑब्वियसली देखें ये रिलेशनशिप चलना तो है ही और आपने निभाना भी होता है, तो आप उसके अंदर ऑब्वियसली हम अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रख लेंगे तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा, और नहीं तो फिर ड्रैग करने वाली पोजीशन आ जाएगी, और अगर आप ड्रैग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर ड्रैग आप कितना अर्सा कर सकेंगे, और वो आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर होगा, बच्चों पे क्या असर होगा, एक फैमिली जो है वो प्रॉपर, जो एक इंस्टीट्यूट है, फैमिली एक इंस्टीट्यूट है, वो प्रॉपरली रन नहीं कर सकेंगे। तो हस्बैंड वाइफ के लिए ऑब्वियसली एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अच्छा, रोमांटिक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के लिए पोइट्री कोई एक दूसरे की शान में पढ़ी जाए या कुछ ऐसा हो। मैं समझती हूँ कि एक ऑफिस से एक लवली सा कोई टेक्स्ट भेज देना, या फिर किसी वक्त लंच बॉक्स में कोई खूबसूरत सी बात लिख के भेज देना, और समटाइम्स ऑफिस में है हस्बैंड या वाइफ, आपका एक ये कह देना कि आई वॉन्ट टू सी यू, सेंड मी योर पिक्चर, कुछ इस तरीके से कुछ छोटी मोटी होते हैं, लव जेस्चर्स होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बांधे रखते हैं। मेरे ख्याल से उन चीज़ों को भी हमें अपनी लाइफ में शामिल करते रहना चाहिए, चाहे आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, चाहे 30 साल हो चुके हैं। आई थिंक सो ये सब चीज़ें भी साथ साथ होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों से मेरी बातचीत चलती रहती है, तो एक फैमिली फ्रेंड है, वो कहने लगे कि जी मेरी वाइफ जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करती हैं, कि मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है और इतना कुछ उनको उनकी प्रोविज़न उनको भी प्रोवाइड किया है, फैमिली को भी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा ही इज़ एक्चुअली वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, ओबियसली नाम तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन उनका कहना ये था कि जी मेरी वाइफ ने कभी मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो ये थोड़ी सी देखना चाहिए कि अगर वो ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड ने लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लें तो तभी आपने कहना है कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो छोटी सी भी कोई एफ़र्ट हो उसको भी मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आपका ये कह देना, उसका शुक्रगुजार हो जाना, या फिर उसको ये कह देना कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। आई थिंक सो ये बहुत बहुत आपके रिश्ते को एक दूसरे से करीब करेगा, और जो बहुत सी गलतफहमी है उनको भी दूर करने का बायस होगा। अच्छा, और एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ आप लोगों ने अपनी फैमिली में भी देखी होगी, मैं छोटी थी तो मैंने भी अपनी फैमिली में ऑब्ज़र्व किया कि जब वालिद साहब को गुस्सा चढ़ा हुआ होता था तो वालिदा साहिबा खामोश हो जाती थी, और जब अम्मी को कोई किसी बात पे गुस्सा होता था तो अब्बू थोड़ा सा डाउन हो जाते थे। तो ये चीज़ें जो है ना आजकल की मैंने देखा है कुछ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसमें यही होता है कि बर्दाश्त का मादा कम होता है, तो अगर हस्बैंड की टोन ऊपर जा रही है तो वाइफ़ की उससे भी ऊपर जा रही है। एक अना की जंग और एक ईगो और एक दूसरे को नीचा दिखाने देने की जंग, और ये कि जी मैं क्यों चुप कर जाऊँ, या उसने गलत बात क्यों की थी, वो हमेशा गलत करता है, या वो हमेशा ऊंचा बोलती है, या वो हमेशा ज़्यादती कर जाती है। हस्बैंड वाइफ में से अगर किसी एक की टोन ऊपर हो गई है तो दूसरे की टोन अपने नीचे कर लेनी चाहिए। आपके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बाद में बैठ के भी रिजॉल्व किया जा सकता है, जिस वक्त मिजाज गर्म ना हो, जब कोई भी थर्ड पर्सन आपके दरमियान ना हो, कोई शैतान ना हो, सब आप दोनों ठंडे दिलो दिमाग से ठंडे मिजाज के साथ पॉइंट्स लिखें, और फिर उन गलतफहमियों को पढ़े लिखे लोगों की तरह डिस्कस करके रेक्टिफाई करें। और एक दूसरे के लिए खुद को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, चेंज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और दोनों को करने चाहिए। मैंने देखा है कि थ्रेट करने की भी बहुत कॉमन चीज़ होती है, कि आजकल थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, कि एकदम से कंक्लूजन पे चले जाना, थ्रेट, डाइवोर्स की थ्रेट करना, या फिर ये कहना कि तुमसे शादी जो थी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और देयर वर सो मेनी अदर ऑप्शंस, कुछ इस किस्म की बातें करना। तो देखें ये तो ख़त्म कर देने वाली बातें होती हैं, ये तो जो है ना, ये तो फिर ये रिवर्स बैक नहीं होती हैं। यू नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी इरेज्ड फ्रॉम लाइफ, ये नहीं होना चाहिए। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा है कि बहुत से मर्द हजरात, हम अक्सर कहीं पे जो हैं कहीं पे अगर बैठे हुए हैं तो मर्द हजरात जो हैं वो दूसरी ख़वातीन को, किसी भी खातून को, किसी एक्ट्रेस को, किसी रिलेटिव को, किसी बॉस को या कुछ भी है, तो अपनी वाइफ के सामने प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं। शायद ख़वातीन भी करती होंगी, ऑब्वियसली बहुत से फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बाज़ औक़ात किसी सियासी शख्सियत की या किसी
कह सकते हैं कि किसी एक्टर की किसी की इतनी ज़्यादा हो जाती हो, तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है कि एक जेलसी सी आ जाती है, तो वो नहीं आनी चाहिए। तो ये तक कहते मैंने सुना है कि किसी एक्ट्रेस की बात हो रही कि जी वो उसने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है और वो इतनी एज हो गई है लेकिन फिर भी वो कितनी यंग और फ्रेश लगती है। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। उस एक एक्ट्रेस या उस एक सेलिब्रिटी के साथ आई थिंक सो कोई 15 से 16 लोग होते हैं जो कि उसकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। वो उसकी डाइट, उसने क्या खाना है, क्या पीना है, उसने कैसे उसका पोर्शन कंट्रोल हो रहा है, उसकी कैलोरीज काउंट हो रही हैं, उसके स्किन प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसका उठना बैठना सोना जागना और उसकी रूटीन, उसका पहनना, उसका ईच एंड एवरीथिंग, उसकी मेडिकल हेल्थ। सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि लुक आफ्टर करने के लिए वो लोग होते हैं। हम घर बैठी हुई एक औरत के साथ या फिर एक वर्किंग वुमेन के साथ को उस एक्ट्रेस के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये भी उन जैसी क्यों नहीं हो जाती, तो फिर यही ज़्यादती हो जाती है थोड़ी सी। ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम अपने स्पाउस के इमोशंस को डैमेज ना कर दें। एक बात याद रखें, ये मेरी टिप है लड़कियों को, बेटे आपको कितना भी कमाते हो ना, हस्बैंड से पॉकेट मनी ज़रूर लेनी है आपने, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चियों को मदर्स भी बता के भेजती हैं, लेकिन वो डिटर्मिनेशन नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती इतनी ज़्यादा कि वो उस चीज़ पर स्टैंड ले सकें। पहले दिन से अपने हस्बैंड को आदत डालें कि आपको पॉकेट मनी दिया करें, चाहे आप खुद भी अर्न करती हो, चाहे आप खुद फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे एक छोटी सी अमाउंट ही क्यों ना हो। हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को पॉकेट मनी देनी चाहिए। बच्ची ने कहा हुआ था कि जी रिस्पेक्ट का फैक्टर ज़रूर डिस्कस करें कि हमें एक दूसरे के साथ किस लहजे में बात करनी चाहिए। तो देखें, बाज़-औक़ात वो बात इतनी बुरी नहीं होती है, वो बात इतनी हार्श नहीं होती है जितनी आपकी टोन उसको हार्श कर देती है। थोड़ा-सा इसके ऊपर, वैसे तो जब हस्बैंड वाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली उस वक़्त वो समझते हैं इस चीज़ को कि नियत नहीं होती, बाज़-औक़ात इंटेंशन ऐसी नहीं होती है। लेकिन चूँकि समटाइम्स किसी वाइफ़ का स्टाइल ऐसा होता है, टोन ऐसी होती है, या बाज़-औक़ात हस्बैंड की टोन ऐसी होती है, बाज़-औक़ात वो बेचारी बच्चों की माँ है अगर, तो वो सारे दिन की खपी हुई है या गर्मी में चूल्हे के आगे से हटी है तो उसकी टोन ऐसी है, या हस्बैंड बाहर से आया है तो उसकी टोन ऐसी हो गई है, या आपने कॉल की है और वो उस वक़्त बेचारा किसी काम में फँसा हुआ है, उस वक़्त उसकी टोन ऐसी है कि क्यों कॉल कर ली है, या वो किसी प्रेशर में है। तो समटाइम्स हमें बात करते वक़्त ये टोन ऑफ वॉइस को हमें एकदम से स्विच करना पड़ता है, रोल्स को एकदम स्विच करना पड़ता है, सीईओ से एकदम से स्पाउस के उस रिलेशनशिप के अंदर आना पड़ता है और उस अपनी टोन को ठीक करना पड़ता है। तो तभी ये चीज़ें होती हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कम से कम होती हैं। हस्बैंड वाइफ के ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने एक फैमिली, एक इंस्टीट्यूट को रन करना होता है और बच्चे जो हैं वो हमें रोल मॉडल के तौर पे देख रहे होते हैं। जब मेरे कुछ करीबी लोगों के अंदर मैंने देखा कि एक बेटी ने अपनी मदर, उनके हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो था वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और हार्श टॉक बहुत ज़्यादा होती थी। तो बेटी ने माँ से कहा कि मैं, अगर ये शादी होती है तो मैंने नहीं करनी शादी, मुझे रहने दें, आप मुझे माफ़ रखें मुझे शादी से। फिर उसने कहा कि मामा पापा इतने के दरमियान इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दफ़ा इस घर से चली जाऊँगी तो फिर मेरा वापस आने का दिल नहीं चाहेगा। बेशक हो सकता है कि वो किसी आर्जी फेज़ से गुजर रही हो और उसने ये कह दिया हो। ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है कि बेटियाँ माँ बाप के घर से चली जाए तो फिर उनका वापस आने का दिल ना चाहे। लेकिन देखिए, एक तल्ख़ याद है जो कि वो फिर साथ लेके जाएगी और उसको लगेगा कि, और वो फिर उसके लिए, बेटी के लिए आगे घर में जाके यही सोचना कि शायद हस्बैंड वाइफ ऐसे ही होते हैं। वो जो उसने चीज़ अपने घर में देखी है वो उन्हीं थॉट्स के साथ उसी फाउंडेशन के ऊपर उसने अपना रिलेशनशिप की जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो देखिए, हम रोल मॉडल हैं और हमें ऑब्वियसली इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि हम मियाँ बीवी जो है अपने बच्चों के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करें ताकि वो भी आगे से उन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ में अपने साथ लेकर चलें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, हम मदर्स बच्चों की खातिर अपना रिलेशन जो है अपने हस्बैंड के साथ वो सही तरीके से नहीं बना पाते या उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी नीड्स को और उनके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाते हैं
और अपने हस्बैंड के साथ जो हमारा रिलेशन है वो निगलेक्ट होता रहता है, और उसके बाद वो जो एक स्पेस सी क्रिएट होती है वो बढ़ती चली जाती है। अब मैं समझती हूँ कि बच्चों को ऑब्वियसली बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी जो आपकी ड्यूटीज़ टुवर्ड्स हस्बैंड हैं वो उसके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये रिलेशन जो है ना, फिर आपको शायद अभी इतना फ़ील नहीं होगा, अभी बच्चे छोटे हैं, शायद अभी आपको इतना फ़ील नहीं होगा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, फिर आपने एट द एंड अपने हस्बैंड के साथ रहना होता है। उस वक़्त शायद आपकी और उनकी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हुई होती हैं कि फिर वो वापस रिलेशन जो है आप जोड़ना भी चाहें तो आपके अंदर एक वो टॉलरेंस लेवल नहीं रहता। इसलिए कि वो जो अंडरस्टैंडिंग का टाइम था वो माँओं ने बीवियों ने बच्चों के साथ गुजार दिया, और उस वक़्त वो बॉन्डिंग जो हस्बैंड के साथ उस वक़्त बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई। तो जब ओल्ड एज में आपकी शादी को 25, 30, 35 साल गुजर गए हैं, अब आपको लग रहा है कि जी आपके अपनी स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक नहीं हो सक रहे हैं, तो शायद आई थिंक सो इसकी वजह ये है कि अब आप टाइम को रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं, कि आपने अपनी यंग एज में अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के लिए लगाया, और एक दूसरे से जो रिलेशन, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जो ज़रूरत थी, उस इशू को आपने उस वक्त एड्रेस नहीं किया। तो शायद अब दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक हर बंदे को मी टाइम की ज़रूरत होती है, और उस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियों की भी ज़रूरत है, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैरिड लाइफ को बेहतर बनाना एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, आपको मुश्किलात भी आएंगी, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे लाइफ में, लेकिन सबको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और कम्युनिकेशन के साथ आई थिंक सो इन चीज़ों को हैंडल किया जाए अगर, तो हम इस रिश्ते को लेके बेहतर कर सकते हैं, इस रिश्ते को हम निभा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका लाइफ में रिलेशनशिप कैसा रहा, मैरिड लाइफ को खूबसूरत बनाया, आपने क्या स्ट्रगल्स देखी और किस तरीके से इस रिश्ते को आप निभा रहे हैं, और हाउ कैन यू फर्दर इम्प्रूव इट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, आई होप आप मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।